ओके। नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है और लखनऊ विश्वविद्यालय के एलएलबी 3 इयर्स कोर्स, एलएलबी 5 इयर्स कोर्स के सेमेस्टर एग्जाम्स को लेकर के हम लोग बात करते आए हैं। और अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी सेकेंड ईयर में 4th सेमेस्टर का जो तीसरा पेपर है, इन्वायरमेंटल लॉज का, फॉरेस्ट लॉज का और एनिमल प्रोटेक्शन लॉज का, जिसके अंतर्गत आपको 4 यूनिट के सिलेबस में जो एक्ट पढ़ने हैं वो पहला एक्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का, जल प्रदूषण से संबंधित है। दूसरा एक्ट है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का है। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 का है। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का है। और इसके अलावा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसका ईयर है 1980। ये कुल आपको 5-6 एक्ट पढ़ने हैं चारों यूनिट में। अब एक बार सिलेबस की हम लोग बात कर ले। पहली यूनिट में डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट प्रॉब्लम, जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं उनके विषय में है। पॉल्यूशन का मतलब क्या है, इसके प्रकार क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सतत विकास, जिसके अंतर्गत आप कुछ सिद्धांत भी आपको मिलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 21 के साथ में जोड़ करके है। इन्वायरमेंटल लॉज को लेकर के जो जुडिशियल एक्टिविज्म आया पीएन भागवती साहब के माध्यम से, एमसी मेहता साहब के माध्यम से, वीके कृष्णा अय्यर साहब के माध्यम से, जो एक पीआईएल का कल्चर आया इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्वायरमेंट के प्रिजर्वेशन के लिए, तो वो वाली बात यहाँ पर जुडिशियल एक्टिविज्म के अंतर्गत प्रिंसिपल्स जो हुए, इवोल्यूशन हुआ उसका, प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल का, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन का क्या मतलब है। यहाँ से आपको एक सवाल बड़ा मिलता है। या तो वो बड़ा सवाल सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रूप में मिलता है, या तो आपको 1 से 2 प्रिंसिपल पूछे जाते हैं। दूसरी यूनिट जो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 की है, उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं। उसके अंतर्गत सेंट्रल और स्टेट लेवल पे पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स की स्थापना की गई है। उसका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना होता है, पावर्स पढ़नी होती हैं, फंक्शंस पढ़ने होते हैं, सैंपल ऑफ इफ्लुएंट्स के विषय में पढ़ना होता है। सिटीजन सूट का जो प्रोविजन है, सिटीजन सूट आपके सिलेबस में 2 बार आपको मिलेगी। सिटीजन सूट प्रोविजन जो है उसका क्या मतलब है। और इसी यूनिट में एयर वाला जो एक्ट है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का है, उसमें भी डेफिनेशन पढ़नी है, सेंट्रल और स्टेट बोर्ड पढ़ने हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, पावर, फंक्शन वगैरह पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 3 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, और एनजीटी है 2010 का, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 का है। अभी वर्तमान में कहें तो पर्यावरण के संरक्षण के लिए जो सबसे मजबूत, मैं कहूँगा सबसे, जिसके पास सबसे मजबूत शक्तियाँ हैं, तो जो वो तंत्र है, जो वो सिस्टम है, वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 के अंतर्गत जो एनजीटी की स्थापना की गई, वो उसको मिला हुआ है। चौथी यूनिट में आपको पढ़ना होता है फॉरेस्ट के बारे में, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 के अंतर्गत। सवाल जो यहाँ से पूछे जाते रहे हैं वो फॉरेस्ट के काइंड्स को लेकर के, कि संरक्षित वन का मतलब क्या होता है, प्राइवेट वन का मतलब क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, विलेज फॉरेस्ट का मतलब क्या होता है। और दूसरा है कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है और द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का है, इस दोनों में आपको अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ना होता है। कौन सी अथॉरिटीज़ का अपॉइंटमेंट होता है इस एक्ट के अंतर्गत जो कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं, कौन से वाइल्ड एनिमल्स की जो हंटिंग है अलाउड है, या जो स्पेसिफाइड कुछ प्लांट्स है उनके प्रोटेक्शन को लेकर के है। कुछ कहें कि विशेष प्रजाति है, कुछ जाति के जो एनिमल्स हैं। और आपने ब्लू बुक का भी नाम सुना होगा। ट्रेड और कॉमर्स इन वाइल्ड एनिमल्स, वो किस प्रकार से प्रतिबंधित किया गया है। आप बहुत बार सुनते होंगे, चाहे वो हाथी के दांत हो या कुछ ऐसे जंगली जानवर हैं जिनकी खाल बहुत महंगी बिकती है, तो उसके ट्रेड और कॉमर्स को किस प्रकार से ना होने दिया जाए, अवैध तरीके से ना होने दिया जाए। एनिमल आर्टिकल्स एंड ट्रॉफीज लिखा हुआ है और उसकी जो प्रोहिबिशन है। तो ये आपके 4 यूनिट का सिलेबस है और 6 कुल एक्ट है। हम लोग अब बात कर लेते हैं एक बार सवालों की, कि कौन से सवाल पिछली बार आए थे और किस प्रकार के सवालों की पूछे जाने की उम्मीद है। एक सवाल आपको जो इस प्रकार का हर बार आपको मिलेगा ही मिलेगा, जिसमें आपको जो ये वाली लाइन है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, जुडिशियल एक्टिविज्म और ये जो प्रिंसिपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो जो आर्टिकल 14 के अंतर्गत जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाली जो एक भारी भरकम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के किस्म का आपको अधिकार मिला हुआ है, हमें अधिकार मिला हुआ है। तो राइट टू लाइफ के अंतर्गत जो स्वच्छ, साफ, स्वस्थ, हरित पर्यावरण का जो अधिकार है, उसको लेकर के सवाल आपसे पूछा जाता रहा है। पिछली बार का ये सवाल है कि इसको क्लियर कीजिए कि कैसे जो एनवायरनमेंट पॉल्यूशन है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंतर्गत राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में फंडामेंटल राइट के अंतर्गत आता है कि पर्यावरण प्रदूषण से हम बचें, हमारे साथ पर्यावरण प्रदूषण से कोई हानि ना हो।
दूसरा सवाल पूछा गया था कि मानवीय पर्यावरण पर मैग्ना कार्टा किसे समझा जाता है, किसे कहा जाता है। दूसरा सवाल था कि धार्मिक मतलब ABC करके सवाल था, धार्मिक परंपराओं की क्या भूमिका रही है, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेज हैं, जो रिलीजियस रिचुअल्स हैं, उनकी क्या भूमिका रही है पर्यावरण के संरक्षण में। उसके बाद नागरिकों के सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स हैं और इन्वायरमेंट को लेकर के सवाल है। सवाल था कि जनहितवाद, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से आप क्या समझते हैं, और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो आप कम से कम प्रयास करिएगा कि 5-7 केसेस पढ़ लीजिएगा, और प्लीज़ वो कंफ्यूज करने का प्रयास मत करिएगा कि MC मेहता एक बार पढ़ लेंगे हर बार लिख देंगे, क्योंकि हर बार उसका साइटेशन बदल रहा है और हर बार वो अलग अलग मुद्दों पर हुआ है उनका केस। तो प्रयास करेगा कि 4-5-6 जो स्थापित PILs हैं, जिनके माध्यम से इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए काम हुआ है, कुछ एक आमूल चूल क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो ये वाटर वाला एक्ट था, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 का, इसके अंतर्गत सेंट्रल बोर्ड के बारे में सवाल आपसे पूछा गया है, और जो सेंट्रल बोर्ड के मेंबर्स हैं उनकी सेवा में जो निबंधन है उसके कंडीशंस पूछी गई थी, शर्तें पूछी गई थी। एयर कंट्रोल बोर्ड में, एयर मतलब एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में, एयर एक्ट में पूछा गया था स्टेट बोर्ड के बारे में, और वाटर एक्ट में पूछा गया था सेंट्रल बोर्ड के बारे में। तो यही से आप समझ लीजिए कि वाटर में सेंट्रल बोर्ड ना पढ़िए, और एयर वाले एक्ट में आप स्टेट बोर्ड ना पढ़िए, उलट दीजिए इसको, वाइस वर्सा कर दीजिए। आगे बढ़े तो 1986 के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत पूछा गया था पर्यावरण प्रदूषण जो निवारण एवं उपशमन के संदर्भ में 86 वाले एक्ट का, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट का क्या योगदान रहा है। और आप जब इसको इस बार के लिए पढ़िएगा तो उसको सैलिएंट फीचर्स के रूप में पढ़िएगा। अपने समय का कहें 1986 बहुत पहले की बात है, ये उस समय की बात है जिस समय इन्वायरमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं थी, इन्वायरमेंट को लेकर के लोग बहुत सजग नहीं थे, सजग थे भी तो वो अपने घरों के अंदर थे, उनके पास ना तो कुछ ऐसे अधिकार थे, ना तो उनको कुछ उनके कहे कि कर्तव्यों का ज्ञान था। 86 में जब एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आया तो तमाम सारी सरकार को नमूना लेने की शक्ति मिली, मतलब अधिकारियों को नमूना लेने की शक्ति मिली और बहुत ठोस कदम उठाने की भी शक्ति मिली। तो 1986 का जो एक्ट है, उस एक्ट की जो सैलिएंट फीचर्स हैं वो आपके लिए पूछी गई थी पिछली बार। NGT 2010, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट 2010 से आप क्या समझते हैं, इसकी पावर्स बताइए, इसके फंक्शंस बताइए, सवाल पूछा गया था। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करने वाले लोगों के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान न करने वाले लोगों, हाँ, देवड़ा साहब का केस है कि इस लॉज की सहायता से पुष्टि करनी थी। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल आपसे पिछली बार पूछा गया था, तो प्रयास करिएगा कि इस बार पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल को कायदे से पढ़ करके जाइएगा और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन को भी कायदे से देख करके जाइएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो जो 1972 वाला जो एक्ट है, 1972 का जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके अंतर्गत जो प्राधिकारी है, जो अथॉरिटी है, उसके पावर्स और उसके फंक्शंस पर आपसे ऐसे टाइप का पूछा गया था, वो पिछली बार आ चुका है। उसके बाद जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है 1980 का, उस पर चर्चा पूछी गई थी और उसके साथ एक चीज़ जोड़ा गया था कि जब जो फॉरेस्ट लैंड है उसका प्रयोग वनेतर प्रयोजन मीन्स वन से अलग प्रयोजन के लिए किया जाता है, तब वन भूमि की हानि का जो कॉम्पनसेशन है उसके लिए क्या क्या उपाय किए जाने की अपेक्षा है, किस प्रकार से वो चीज़ें होती हैं। अब हम लोग अगर बात करें इस बार के सवालों के लिए, तो मैं सबसे पहले आपसे कहूँगा कि आप एक सवाल इस प्रकार का ज़रूर देख करके आइएगा जो फंडामेंटल राइट से चीज़ें, फंडामेंटल राइट जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वाला है, उस राइट टू लाइफ में कैसे हमारा पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट का अधिकार भी है, और किस किस जुडिशियल एक्टिविज्म के दौरान किस किस केस लॉज के माध्यम से इसे आप लिख सकते हैं, वो बेहतर होगा। ढेर सारे केस लॉज आप याद करके जाइए, समझ के जाइए। तो जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम की डायमेंशंस रहीं और इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स की जो डायमेंशंस रहीं, इनके इस ग्रीवांस के रिड्रेसल के लिए जो व्यवस्था की गई न्यायालयों के द्वारा जुडिशियल एक्टिविज्म के माध्यम से, और आर्टिकल 21 में उसको प्योर तरीके से डाला गया, तो एक सवाल आपको एक निबंध किस्म का यहाँ से मिल जाता है, उसको आप जरूर कायदे से देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, तो वो पूरा का पूरा एक्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है और उसके अंतर्गत आप उसका पहली चीज़ तो सैलिएंट फीचर पढ़ लीजिएगा। दूसरी चीज़, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत जो सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम सारे ड्यूटीज़ हैं, तमाम सारे राइट्स हैं, उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। देखिए, एक सवाल इस बार एक बार पूछा गया है कि
स्टॉकहोम का जो यूनाइटेड नेशन सम्मेलन 1972 था, विभिन्न राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में संक्रांति काल था, क्योंकि इसमें पर्यावरण विधि की आधिकारिक नीति पर जीवमंडल के संरक्षण के मुद्दे को स्थान दिया गया। स्टॉकहोम कन्वेंशन रियो डी जेनेरियो कन्वेंशन ब्राजील वाला आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जब आप पढ़ते हैं तो आपको मिलता भी है। और एक सवाल एक बार आर्टिकल 47 और 48A से जोड़ करके भी पूछा गया है। तो जिस समय आप आर्टिकल 21 की चर्चा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस समय थोड़ा सा आर्टिकल 47 48A को भी जरूर देख लीजिएगा। एक बार MC मेहता वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया AIR 2002 SC 1696 को सीधे लिख करके सवाल आपसे पूछा गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने बोर्ड की बात शुरुआत में ही कर ली है कि कौन सा बोर्ड पिछली बार आ चुका है, वो बोर्ड छोड़ करके जो अन्य बोर्ड है पढ़िएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली जो बात है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपके पास 3 प्रिंसिपल हैं। तो प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल है, पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पिछली बार पूछा जा चुका है, प्रयास करिएगा कि पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल और पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन को कायदे से पढ़ करके आइए। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जो फॉरेस्ट एक्ट है, तो फॉरेस्ट एक्ट में वनों का प्रकार जरूर पढ़िएगा, और वनों के प्रकार में ये चीज़ देखिएगा कि जो संरक्षित वन है उसका मतलब क्या होता है। संरक्षित वन से आप क्या समझते हैं, संरक्षित वनों को के लिए नियम बनाने की जो राज्य सरकार की शक्तियां हैं वो क्या हैं, इतना आप संरक्षित वनों के संदर्भ में देख करके आइएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जहां पर आप इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट की शक्तियां पढ़ रहे हैं, वहां पर आपके लिए सेक्शन 6 जरूरी है। एक बार सेक्शन 10 को लेकर के सीधे सवाल पूछा गया है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात हम लोग कर रहे हैं। फिर हम आगे बढ़े तो आपके लिए जो जरूरी है इसमें वाइल्ड ये वन वाला हो गया, NGT वाली बात। NGT से आपको एक सवाल मिलता ही मिलता है, कभी NGT के सेलेंट फीचर को लेकर के मिलता है, कभी NGT के जो ये वाला है कि पिछली बार एक बार ये पूछा भी जा चुका है, उसकी अपील को लेकर के। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 की मुख्य विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। तो आप इसको देखिए, NGT का जो सवाल है वो सीधा सीधा ही पूछा जाता है। हाँ, NGT 2010 से आप क्या समझते हैं, शक्ति कार्य बताइए। आप इसको जब पढ़िएगा तो प्रयास ये करिएगा कि पहले तो आप इसके साइलेंट फीचर्स देख लीजिएगा कि NGT के साइलेंट फीचर्स क्या है, क्यों इसको अपने समय का एक बड़ा क्रांतिकारी, बड़ा मजबूत एक्ट माना जाता है। और दूसरी चीज़, इसके अंतर्गत जो पावर्स है, फंक्शंस हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, वो आप कायदे से देख लीजिएगा, आपके लिए ज़रूरी है। वनों की बात हम लोगों ने करी, वनों के संरक्षण वाली बात हम लोगों ने करी। कभी कभी छोटे छोटे पॉइंट्स में सिटीजन सूट किस्म की चीज़ें पूछी जाती हैं कि सिटीजन सूट प्रोविज़न से आप क्या समझते हैं, या आपसे पूछ लिया गया विलेज फॉरेस्ट का मतलब क्या है, या हंटिंग ऑफ वाइल्ड एनिमल्स में कौन कौन से वाइल्ड एनिमल्स की हंटिंग की जा सकती है, कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसकी हंटिंग हो सकती है, कहाँ पर लिखा हुआ है कि किसकी हंटिंग नहीं होगी। इस प्रकार से चीज़ें भी आपसे पूछी जाती है। जैसे एक बार सवाल पूछा गया है कि जो ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, इसके अंतर्गत जो फॉरेस्ट एनिमल है इसकी हंटिंग से संबंधित प्रावधानों की विवेचना कीजिए, व्याख्या कीजिए। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछा गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हम लोगों ने कर ही ली, जुडिशरी का जो रोल रहा है उसकी बात हम लोगों ने कर ही ली, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की बात हम लोगों ने की, NGT की बात की, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और भारतीय वन अधिनियम की अलग अलग बात कर ली। तो प्रयास ये करिएगा कि जो अलग अलग आपके एक्ट है उनके सेक्शन ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि फॉरेस्ट एक्ट लिखते लिखते आप कंजर्वेशन एक्ट को छू जाते हैं, या कभी कभी आप NGT के बारे में लिखते लिखते इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में लिख देते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। और जैसे हम लोगों ने बात कही कि ये पावर्स हैं जो स्टेट गवर्नमेंट की रिगार्डिंग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तो उसके अंतर्गत सेक्शन 30 में पावर्स दी हुई हैं। सेक्शन 30 के आगे दंडित करने की शक्ति जो है सेक्शन 33 में है, और आरक्षित, हाँ यही इसी के आसपास है कि कौन से फॉरेस्ट है जिनको संरक्षित वन कहा जा सकता है। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत जो मैं नमूना लेने की शक्ति की बात शुरुआत में कह रहा था, जिसकी वजह से इसको मैंने कहा कि बहुत पावरफुल एक्ट है, उसको लिखा गया है सेक्शन 11(1) के अंतर्गत। सेक्शन 11 क्लॉज 1, 2, 3 में भी आगे तक दिया हुआ है। NGT 2010 के अंतर्गत आप जब पढ़ते हैं तो सेक्शन 3-4 में ट्रिब्यूनल की स्थापना के बारे में है। उसके बाद सेक्शन 19 में उसके पावर और प्रोसीजर के बारे में है। अपील्स की बात 16 में की गई है, और सेक्शन 26 में उसके पेनल्टीज़ की बात की गई है। अगर कोई कंपनी ऑफेंस करती है तो सेक्शन 27 में लिखा हुआ है। तो अलग अलग एक्ट है, बिल्कुल सीधे सीधे सवाल है आपके पास। आप सभी को उस पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी आपका अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी आपके समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक आप भी जुड़े रहिए, अपने साथियों को भी इससे जोड़िए।
और अपना सुझाव शिकायत समीक्षा कमेंट बॉक्स में आके लिखते रहिए ताकि हम लोग कुछ और भी सुधार करें। धन्यवाद। प्रणाम।